वेलकम टू सुनील्स बायोलॉजी पटना। पिछले क्लास में हम लोग ह्यूमन स्केलेटन के बारे में कुछ बेसिक आइडिया डेवलप किए थे। आज 11th का फर्स्ट यूनिट डायवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, ये एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक है। इसमें पहला सब यूनिट है द लिविंग वर्ल्ड, सजीवों का संसार, सजीव जगत। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्लैनेट पर, अर्थ पर वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ का एग्जिस्टेंस है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसे कहेंगे? अगर मैं ये कहूं कि ये पेन मेरा लिविंग है, तो आपके पास मेरे इस जोर जबरदस्ती का कोई जवाब होगा? बिल्कुल जवाब होगा। लिविंग मैटर वो है जिसमें लिविंग कैरेक्टर्स होंगे, सब स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप क्या हैं, तो थोड़ा सा तो परेशानी आपको होगी कि मैं कौन हूं। तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन of the various kinds of complex molecules having characteristic of growth, responsiveness, development and so many other characters। ये सारे कैरेक्टर्स को एग्जिबिट करने वाला, रिप्रेजेंट करने वाला जो भी मैटर होगा वो लिविंग होगा। और हम लोग क्या है? एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके द्वारा वेरियस फंक्शंस परफॉर्म होता है। इसी क्रम में मैंने यहां पर लिखा है वी आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी है, लेकिन मैंने यहां पर मेजर रूप से मेंशन किया है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग एबिलिटी टू ग्रोथ, वृद्धि करने की क्षमता हो, डेवलपमेंट की क्षमता हो, और जो अदर सजीव का कैरेक्टर है, लिविंग कैरेक्टर है, वो सारा कैरेक्टर प्रेजेंट हो। तो वी आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो ऐसा नहीं कि आप अपने नाम के बदले जवाब यही दें, बल्कि केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एबिलिटी है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेनी अदर कैरेक्टर्स, यानी ऑल द डिफरेंट कैरेक्टर्स विच रिप्रेजेंट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारा प्रेजेंट है। फिर मैंने आपसे क्वेश्चन किया है व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है? जीवन क्या है? लाइफ क्या है? तो पहला जवाब आप देते हैं लव इज लाइफ। ये सन की है। यहां बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ क्या है? So life is a unique, complex organization. Life is a unique, complex organization of molecules itself through chemical reactions। ये various kinds of
केमिकल रिएक्शन से बना हुआ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है विच लीड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस। किसी स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स डेवलप करना रिस्पॉन्सिवनेस कहलाता है। एक टर्म यहां लिखा है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब हुआ बदलते परिवेश के अनुसार अपने में सुटेबल चेंज को क्या कहते हैं? एडेप्टेशन। सो सुटेबल चेंज इन द ऑर्गेनिज्म और द पर्पस ऑफ existence in adverse condition is called adaptation. अनुकूलनशीलता। तो ये एंड रिप्रोडक्शन। अब यहां एंड जो है, एंड के बदले यहां कॉमा दीजिए और यहां ETC देना, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारा और कैरेक्टर्स हैं जो लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर पारा चेंज करके मैंने दिया है 10 द ऑब्जेक्ट्स exhibiting growth, development, responsiveness, metabolism and other characteristic of life are designated as living beings. सजीव वह है, लिविंग वह है जो ये सारे कैरेक्टर को फॉलो करता हो। ये सारे कैरेक्टर जिसमें रिप्रेजेंट होगा उसको सजीव कहेंगे, लिविंग बींग्स कहेंगे। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कोई एक सिंगल कैरेक्टर को अगर रिप्रेजेंट कर रहा हो तो उसे ही लिविंग नहीं कहेंगे। यहां इस बात को समझना जरूरी है कि देयर आर मेनी ट्रेट्स ऑफ लाइफ। यहां ट्रेट्स का मतलब है कैरेक्टर से, गुण से, which should be examined simultaneously to differentiate living being from non-living. एग्जाम्पल देखने पर आपको स्पष्ट होगा कि स्पेसिफिक शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर, ये लिविंग कैरेक्टर है। And this character is also present in many non-living objects. जैसे कोई ईंट है, उसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर क्या है? स्पेसिफिक है, रॉक है। तो ये नॉन लिविंग होते हुए भी ये इस कैरेक्टर को फॉलो करता है जो कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल एक कैरेक्टर को कंपेयर करके, एक कैरेक्टर को देख करके, एक कैरेक्टर को स्टडी करके आप किसी सिंगल कैरेक्टर को एग्जामिन करके किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मैटर को लिविंग नहीं कह सकते। जैसा कि एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि यहां पर शेप, साइज और स्ट्रक्चर की बात है, तो ब्रिक एंड रॉक जो कि नॉन लिविंग है, फिर भी इसमें ये कैरेक्टर आपको सिमिलरिटी शो करता है। तो डिफरेंट कैरेक्टर्स को एग्जामिन करके ही आप किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग या नॉन लिविंग कह सकते हैं। वैसे तो आपके टेक्स्ट में बहुत कम कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और भास्ट कर रहा हूं। वो सारे कैरेक्टर्स जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए, उसमें मैक्सिमम कैरेक्टर को हम लोग यहां पर
एक हेडिंग के अंतर्गत देंगे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स होगा। यहां पर सेलुलर स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शसनेस, ऑर्गेनाइजेशन, एनर्जी प्रोडक्शन से है, होम्योस्टैसिस, वेरियस केमिकल बैलेंस इन बॉडी, होम्योस्टैसिस, वेरिएशंस, एडेप्टेशंस, हीलिंग मीन्स घाव करना, एंड रिपेयरिंग, डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, मूवमेंट, लाइफ स्पेन, जीवन काल एंड डेथ। सो ये सारे कैरेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंसर्न है। इसमें से सबसे पहला कैरेक्टर को हम लोग डिफाइन करेंगे, सेल स्ट्रक्चर। ये है सेलुलर स्ट्रक्चर। इट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स। यहां पर सेलुलर स्ट्रक्चर से मतलब है कि सेल निश्चित रूप से बने होंगे प्रोटोप्लाज्म का। सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज रिगार्डेड एज लिविंग मैटर। अब देखिए यहां पर प्रोटोप्लाज्म एंड सेलुलर स्ट्रक्चर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो वायरसेस है, जो विषाणु है, उसमें न तो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं न सेल ऑर्गेनेल्स। सेल के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, तो ये एब्सेंट होते हैं। तो यहां पर इस कैरेक्टर का एक्सेप्शन पॉइंट आ गया। सेलुलर स्ट्रक्चर का एक्सेप्शन क्या हो गया? वायरस। दूसरा कैरेक्टर मैंने क्या दिया है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक का मतलब होता है चेंज। ये ग्रीक वर्ड है, जीके लिखे है फॉर ग्रीक वर्ड। तो मेटाबॉलिज्म किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी सेल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आते हैं। अनेकों प्रकार के केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं और वो सारे केमिकल रिएक्शन को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेंट है वो रिएक्टेंट होंगे और रिएक्शन के बाद जो बनेगा वो प्रोडक्ट होगा। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड दैट सम टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर सेड टू बी मेटाबॉलिज्म। और आपने बहुत सारे कैरेक्टर यहां पर मेंशन किया है। ये जो कैरेक्टर है मेटाबॉलिज्म, ये मेन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स। जैसे मान लीजिए कि आपको एक ऑब्जेक्टिव मैं दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चॉइस आपको मैं रेस्पिरेशन दे रहा हूं, एक्सक्रीशन दे रहा हूं, रिप्रोडक्शन दे रहा हूं और मेटाबॉलिज्म।
जो भी मैंने लिखा ये क्या है, ये सभी लिविंग कैरेक्टर और सभी सही में एक सेलेक्ट करना है आपको। तो आप किसे सेलेक्ट करेंगे? आप इस मेटाबॉलिज्म को सेलेक्ट करेंगे कि ये मेन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द वेरियस काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नॉन लिविंग हैज नो एनी मेटाबॉलिज्म, है ना। और बीच बीच में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट में डालता हूं। तो ये जो लिविंग सिस्टम के अंदर जो रिएक्शंस हैं, इस टाइप का रिएक्शन आउटसाइड द लिविंग सिस्टम भी कराया जा सकता है। और आउटसाइड द बॉडी इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं? इन विट्रो कंडीशन। और वैसे मेटाबॉलिक रिएक्शन जो इन विट्रो कंडीशन में परफॉर्म हो रहा है, सेल फ्री सिस्टम में परफॉर्म हो रहा है, वैसे रिएक्शन को बायोकेमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यानी मैंने ये कहा कि बायोकेमिकल रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी इन फ्री सेल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो कंडीशन। यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन तो लिविंग सिस्टम के कैरेक्टर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है, लेकिन ऐसे रिएक्शन जो लिविंग के अंदर परफॉर्म हो रहा है, अगर इन विट्रो कंडीशन में हो रहा है तो वहां पर आपको मेंशन करना होगा मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो कंडीशन और बायोकेमिकल रिएक्शन। तो इसके आगे हम लोग मेटाबॉलिज्म को जरा डिटेल से स्टडी करने का काम करेंगे। तो ये मेटाबॉलिज्म को मैंने डिवाइड किया है दो पार्ट में। एक है कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, जिसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। इसका हिंदी है निर्माणकारी प्रतिक्रिया। और कैटाबॉलिज्म में है ये विघटनकारी या विध्वंसकारी प्रतिक्रिया। डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म दो तरह का हुआ, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म को एनाबॉलिज्म कहेंगे और डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म को कैटाबॉलिज्म कहेंगे। यहां पर और भी टर्म मैंने यूज किया है, बिल्डिंग अप रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करे, और इसको मेकिंग रिएक्शन लिखा है। एक एग्जांपल यहां पर मैंने दिया है आपको, CO2 और H2O। ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में in the presence of chlorophyll, light energy and various kinds of enzyme, ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, H2O और O2 यहां पर बाई प्रोडक्ट के रूप में लिबरेट होता है। तो ये एग्जाम्पल आपको क्या हुआ आपका, फोटोसिंथेसिस, एक एग्जाम्पल मैंने लिया। फिर आगे हम लोग और इसको देखेंगे। और यहां पर डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म और ब्रेक डाउन रिएक्शन। इस ब्रेक डाउन रिएक्शन में मैंने एग्जाम्पल लिया है सेलुलर ऑक्सीडेशन। क्या लिया है? सेलुलर ऑक्सीडेशन। तो ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एंजाइम्स की अवेलेबिलिटी के साथ ये ब्रेक करेगा ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ग्लूकोज, जो हमारा फ्यूल है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है,
ये CO2, H2O और एनर्जी लिबरेट करता है एंड दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के रूप में। तो इस तरह से आपने मेटाबॉलिज्म को दो पार्ट में कैटेगराइज किया और अब आपको डिफिनेशन देने में बहुत आसानी होगी कि मेकिंग एंड ब्रेकिंग रिएक्शन इनसाइड द प्रोटोप्लाज्म, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव reaction, building and breakdown reaction inside the protoplasm is called metabolism. तो इस दोनों प्रोसेस में क्या क्या डिफरेंसेज है एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म में, इसको हम लोग और थोड़ा डिटेल कर ले, आगे देखते हैं। ये कुछ है मेजर डिफरेंसेज आपको दिए हैं एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म में। एनाबोलिज्म में प्रोड्यूसेस कॉम्प्लेक्स मटेरियल फ्रॉम सिंपलर वंस। सिंपल से कॉम्प्लेक्स मटेरियल का फॉर्मेशन, सरल से जटिल अणु का निर्माण, इट फॉर्म सिंपल सब्सटेंसेस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स वंस। ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। यहां पर एनर्जी स्टोर्ड होगा। अगर मान लीजिए फूड सिंथेसाइज हो रहा है तो सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी के रूप में, बॉन्ड एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होगा। यहां पर सेलुलर ऑक्सीडेशन एग्जांपल दिए थे, तो ये क्या करेगा, रिलीज ऑफ एनर्जी। यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और वो हमारे फूड मटेरियल के फॉर्मेशन में यूटिलाइज हुआ। तो हमारे फूड में जो एनर्जी है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो कन्वर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी, वहां इसका रिवर्स है। ये नीडेड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड स्टोरेज, नीडेड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स, required for performing various activities of living beings। मतलब यहां पर यह है कि इस तरह का रिएक्शंस जो आपको एनर्जी दिया उसका यूटिलाइजेशन वेरियस लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करने में होता है। और पांचवा पॉइंट को जरा समझेंगे, रिएक्शन डाइवर्ज, it is reactions diverge or it is reactions converge। यहां पर several forms of compounds are produced from a common intermediate compound। जैसे आपको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस में जो हेक्सोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, वो हेक्सोज कंडेंस्ड होकर वेरियस फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा और वो ट्रांसफॉर्म होकर अदर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, लाइक फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्सन, ये क्या कहलाएगा, रिएक्शंस डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब होता है डिफरेंट डायरेक्शन में जाना, कन्वर्ज का मतलब होता है एक रूप में। तो यहां पर इसका अपोजिट है, वन लार्ज मॉलिक्यूल बाय ब्रिंगिंग टुगेदर द प्रोडक्ट ऑफ सेवरल रूट। सेवरल रूट से बनने वाले प्रोडक्ट्स जो है एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पर ये क्या कहलाएगा, रिएक्शंस कन्वर्ज। तो आप याद रखिएगा, रिएक्शंस डाइवर्ज किसके लिए टर्म है, एनाबोलिज्म के लिए, और रिएक्शंस कन्वर्ज किसके लिए टर्म है, कैटाबोलिज्म के लिए। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस पॉइंट मैंने दिया मेटाबॉलिज्म के लिए, और मैंने आपको कहा कि ये मेटाबॉलिज्म is main fundamental characteristic feature of all the various kinds of living organisms। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टर फॉलो होगा। इसलिए
आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्रोथ। नेक्स्ट कैरेक्टर है ग्रोथ। ग्रोथ इज द प्रोसेस of irreversible change in biomass is known as growth. लिखा है irreversible increase in mass of an individual by own ability of body is called growth. जैसे आप किसी को इतना पीटे कि पिटाई के बाद वो काफी स्वेल कर गया, तो आप कहेंगे कि आपका ग्रोथ हुआ है, ये तो बहुत अच्छा है। ग्रोथ में जब साइज इंक्रीज करेगा तो ये, अगर मान लीजिए कोई टॉक्सिक सब्सटेंस के कारण बॉडी में स्वेलिंग हो गया तो ये ग्रोथ कहलाएगा या नहीं? तो आप उल्टा करके सोचेंगे, यहां पर इसमें दो क्राइटेरिया है, डिवीजन ऑफ सेल्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। डिवीजन ऑफ सेल्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये जो आपका दो पैरामीटर है, इस दोनों ही पैरामीटर के द्वारा क्या होगा? साइज, बायोमास इंक्रीज करेगा और इस तरह के इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास इज कॉल्ड ग्रोथ। यहां पर एक टर्म है इंटरसेप्शन। L stands for Latin word intus, मतलब विद इन। ससेप्शन वर्ड का मतलब होता है, ससीपर वर्ड का मतलब क्या हुआ? टू रिसीव। मतलब ये हुआ कि ये एडिशन ऑफ मटेरियल्स, साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल बाय डिवीजन, यानी ये दो क्राइटेरिया जो आपने ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट माना। पहला क्राइटेरिया क्या है? एडिशन ऑफ मटेरियल। जैसे मैंने कहा एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो ये क्या है? एडिशन ऑफ मटेरियल। और दूसरा क्या कहा? डिवीजन ऑफ सेल्स, तो ये क्या है? न्यू सेल फॉर्मेशन। इसी को क्या कहते हैं? इंटरसेप्शन। एक और टर्म यहां पर है एक्रेशन। एक्रेशन क्या है? एक्रेशन वर्ड का मतलब होता है टू इंक्रीज। यहां पर एक टर्म दिया है एक्रेशन, तो एडिशन ऑफ मटेरियल्स के लिए ही ये टर्म है। लेकिन जरा यहां पर देखना है कि ये एडिशन ऑफ मटेरियल कहां हो रहा है? ऑन नॉन लिविंग मैटर। जैसे माउंटेन्स है, क्रिस्टल्स है, स्टोन्स है, उस पर और स्टोन डिपोजिशन से और क्रिस्टल डिपोजिशन से और रॉक डिपोजिशन से ये इंक्रीमेंट शो कर रहा है। तो इस तरह के नॉन लिविंग मैटर का साइज का इंक्रीमेंट क्या कहलाता है? एक्रेशन। तो ये एक्रेशन जो है ये आपको ग्रोथ से कंसर्न नहीं है। यहां पर माउंटेन का इंक्रीज करना, क्रिस्टल्स का इंक्रीज करना, स्टोन का इंक्रीज करना, ये क्या कहलाएगा? एक्रेशन। और यहां भी इंक्रीज करना, यहां भी इंक्रीज करना, ये किससे कैरेक्टर है? ये ग्रोथ कैरेक्टर है। ग्रोथ हैकर्स लास्ट में मैंने नोट के रूप में दिया है। ग्रोथ हैकर्स बाय प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस प्लस एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस।
ये ग्रीक वर्ड एपो का मतलब होता है अभी। तो वह मटेरियल नॉन लिविंग मटेरियल formed by the cell which becomes components of tissue, जैसे एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस में सेल वॉल, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, मैट्रिक्स ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। मैट्रिक्स समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये डिफरेंट सेल्स इन द टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहां जो एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस है, एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस, इसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैट्रिक्स। और तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस है और प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस है, सेल के अंदर का सब्सटेंस है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस है, ये दोनों कंपोनेंट कलेक्टिवली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से ग्रोथ इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो कई कैरेक्टर्स मैंने आपको यहां पर मेंशन किया है, इसमें से 3 कैरेक्टर को मैंने एक्सप्लेन किया। इसको आप सेल्फ स्टडी करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर